स्टार्ट करते हैं हम लोग। कल हमने कुछ लाइफ साइकिल्स डिस्कस किए थे, वो मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ। कहाँ पे थे? ये थे, हाँ ये थे। अच्छा, हमने डिस्कस किया था कि पाइथन हमने लर्न किया। अब हमने इस पाइथन को यूज़ करते हुए डिफरेंट एप्लीकेशंस बनानी है। उनमें वेब एप्लीकेशंस आ जाती हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस आ जाती हैं, और डेस्कटॉप की एप्लीकेशंस वगैरह या वॉचेस की एप्लीकेशंस, ये इस तरह की एप्लीकेशंस को अब हमने बिल्ड करना है। अब ये करना क्यों है? क्योंकि हम जिस फील्ड के ऊपर बैठे हैं ये डेवलपमेंट की फील्ड है, ठीक है। अब डेवलपमेंट में देखें ना तो आईटी के जो कोर पार्ट में आता है डेवलपमेंट, वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ही है, ठीक है। प्रीमियम फील्ड अगर डेवलपमेंट में देखें तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। तो अब हमें, क्योंकि सॉफ्टवेयर का मेजर काम होता है चीज़ों को ऑटोमेट करना, बिज़नेस को ऑटोमेट करना, या किसी भी चीज़ के लिए हम एप्लीकेशन बनाते हैं उस चीज़ को ऑटोमेट करना। अब हमने क्या देखा था कि अगर हमने एप्लीकेशंस को डेवलप करना है तो हमें उसका कंप्लीट एक लाइफ साइकिल पता होना चाहिए, जिसमें मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हम किसी कंपनी की बात करें ना कि उसमें काम किस तरह से होता है एक एप्लीकेशन को डेवलप करने में, तो उसमें सबसे पहला जो रोल जिसका होता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ओनर। ये वो पर्सन होता है जिसका आइडिया होता है कि मेरी इस तरह की एक प्रोडक्ट होनी चाहिए, जस्ट लाइक दराज, किसी के माइंड में आया था कि मेरी दराज जैसी एप्लीकेशन होनी चाहिए, तो ये उसका आइडिया था। इस पर्सन को, जिसका आइडिया हो, उनको हम कहते हैं प्रोडक्ट ओनर। फिर ये अपना आइडिया लेके जाता है किसी न किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के पास। तो पहला मीटअप इसका इस पर्सन से करवाया जाता है, रिक्वायरमेंट इंजीनियर। ये क्या करता है, ये उसके आइडिया को ना राइट करता है, एक डॉक्यूमेंट की शेप देता है, सही है। मतलब उससे क्वेश्चंस करता है कि किस तरह की आप एप्लीकेशन चाह रहे हैं, क्या क्या फंक्शनैलिटी उसमें हो। उससे एक क्वेश्चन करके ना उसकी रिक्वायरमेंट सारी ले लेता है, ठीक है। इसलिए इसको रिक्वायरमेंट इंजीनियर कहते हैं, क्योंकि इसकी कम्युनिकेशन स्किल भी काफ़ी अच्छी होती है। तो ये उसकी सेंसेस को समझते हुए उससे सारे उसके आइडियाज़ निकलवा के एक डॉक्यूमेंट तैयार करता है, जिसको हम कहते हैं SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट शीट। जब ये अपने SRS तैयार कर लेता है तो ये डॉक्यूमेंट शिफ्ट किया जाता है एक पर्सन को, जिसको हम कहते हैं UI UX डिज़ाइनर। ये क्या करता है, उस SRS को देखते हुए, डॉक्यूमेंट को देखते हुए, वो एप्लीकेशन नज़र कैसे आएगी उसका डिज़ाइन बनाता है। जिस तरह हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग में पोस्टर वगैरह बनाते हैं ना, ये UI UX डिज़ाइनर उससे थोड़ा सा चेंज है। लाइक इसमें हम एक टूल यूज़ करते हैं फिग्मा, उसमें हम डिज़ाइन डेवलप करते हैं किसी भी वेबसाइट का, मोबाइल ऐप का, कि वो एक्चुअली में नज़र कैसे आएगी इस रिक्वायरमेंट को देखते हुए। ये कौन डेवलप करते हैं? UI UX डिज़ाइनर। और इसके लिए जो टूल वो यूज़ करता है उसको हम कहते हैं फिग्मा। अच्छा, जब ये डिज़ाइन इस SRS डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन की शेप दे देता है, तब इसका बनाया हुआ डिज़ाइन एक पूरी डेवलपमेंट टीम को शिफ्ट कर दिया जाता है कि अब ये डिज़ाइन है, इस पे आप काम शुरू करें। अब इसमें डिफरेंट रोल्स काम करते हैं जो उस डिज़ाइन को रियलिटी की शेप देते हैं, कोडिंग में शिफ्ट करते हैं उसे। अच्छा, जब ये अपना काम कर लेते हैं, कोडिंग कर लेते हैं उसकी, फिर इनका किया हुआ काम एक नई तरह की टीम को शिफ्ट किया जाता है, जिसको हम कहते हैं क्वालिटी इंश्योरेंस टीम। ये उसका QA करती हैं। लाइक उसमें एक तरफ ये डॉक्यूमेंट रखते हैं, दूसरी तरफ सॉफ्टवेयर जो डेवलपर्स ने बनाया होता है। फिर लाइन बाय लाइन चेक करते हैं कि जो फंक्शनैलिटी क्लाइंट ने मांगी थी वो इसमें है कि नहीं है। इस तरह से इसका QA किया जाता है। फिर उसके बाद जब ये QA टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, इसको टेस्टिंग भी कहते हैं, ये सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग कर लेते हैं, फिर इनका काम ये डेवलपर्स का शिफ्ट कर दिया जाता है डेवऑप्स इंजीनियर को। ये पर्सन क्या करते हैं, ये उसके लोकल काम को जो उसके लैपटॉप में चल रहा होता है उस पर ऐसी टेक्निक्स लगाता है कि हम उस एप्लीकेशन को हर डिवाइस के अंदर एक्सेस कर पाएँ। जैसे कोई भी वेबसाइट है ना, किसी भी मोबाइल में ओपन कर लें आ जाती है, लेकिन डेवलप जब हम लैपटॉप में कर रहे होते हैं तब वो सिर्फ हमारे लैपटॉप तक महदूद होती है। अब उसको हर डिवाइस में चलाने के लिए ये डिफरेंट टेक्निक्स लगाता है, क्लाउड्स के साथ कोलैबोरेट करता है, ठीक है। वो इसका काम होता है कि उसको लाइव करना है, सही है, ताकि हर यूज़र उसको एक्सेस कर पाए, यूज़ कर पाए, ठीक है। जब ये इसको लाइव कर देता है फिर उसकी मार्केटिंग की जाती है उस एप्लीकेशन की, कि हम एड्स चलाते हैं कि ये हमने चीज़ बनाई है तो इसको यूज़ करें, इसमें ये बेनिफिट्स हैं आपको, ये सॉल्यूशंस हमने प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। जिस तरह यूट्यूब्स की ऐड आप देखते हो, इसी तरह ये एड्स चलाते हैं। ये हमारा एक पूरा सॉफ्टवेयर का लाइफ साइकिल होता है एक एप्लीकेशन को डेवलप करने का। सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में या हाउसेज में यही लाइफ साइकिल चलते हैं, ओके। अच्छा, फिर मैंने यहाँ पर एक रोल में बात की कि यहाँ पर देखो प्रोडक्ट ऑनर जिसका आइडिया होगा वो एक ही पर्सन होगा, रिक्वायरमेंट इंजीनियर एक ही पर्सन होगा, UI UX डिज़ाइनर
एक ही पर्सन होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो, प्रोडक्ट ओनर के आइडिया को रियलिटी में शिफ्ट करना है किसने? डेवलपर टीम्स ने। रिक्वायरमेंट इंजीनियर ने SRS तैयार किया है किस लिए? डेवलपर्स टीम के लिए, मतलब डिज़ाइन के लिए उसने तैयार किया। डिज़ाइन आगे डेवलपर्स को चाहिए, तो डिज़ाइन जो है वो किस लिए बना? डेवलपर्स के लिए। QA किसके काम का हुआ? डेवलपर्स का। डेवऑप्स ने किसके काम को लाइव किया? डेवलपर्स का। तो ये एक प्रीमियम रोल है जिसके ऊपर बहुत सारे रोल्स काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हमने डेवलपमेंट का लाइफ साइकिल एक्सपेंड किया था कि ये बाकी रोल्स तो सिंपल हैं, इनमें एक ही पर्सन इनफ होता है काम करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर पूरी टीम बैठी होती है काम करने के लिए, सही है। अब हमें डेवलपमेंट का लाइफ साइकिल एक्सपेंड करना है, इसमें डिफरेंट रोल्स काम करते हैं। लाइक ये मैंने डिफ़ाइन किया था डेवलपमेंट का लाइफ साइकिल। इसमें हमारे एप्लीकेशन के 3 पार्ट्स होते हैं। जब हमें डिज़ाइन शिफ्ट किया जाता है ना, तो हमारे पास उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं फ्रंट एंड, एक बैक एंड, एक डेटाबेसिस। फ्रंट एंड क्या होता है कि लाइक जो फ्रंट एंड बनाता है उसको फ्रंट एंड डेवलपर कहते हैं। वो क्या करते हैं, उस डिज़ाइन को देखते हुए ना उसको कोडिंग में शिफ्ट करते हैं, उसका फ्रंट एंड बनाते हैं। जैसे व्हाट्सएप है ना, आप ओपन करते हो, टेक्स्ट वगैरह करते हो, ये फ्रंट एंड है जो आपको नज़र आ रहा होता है। फेसबुक आप देख सकते हो, ओपन करते हो, पोस्टें देखते हो, ये फ्रंट एंड है। एप्लीकेशन का वो पार्ट जो यूज़र देख सकता है, जो यूज़र की डिवाइस में चलता है, उसको हम कहते हैं फ्रंट एंड, ठीक है। ये डेवलप करने के लिए फ्रंट एंड डेवलपर होते हैं, वो इस पर काम करते हैं। फिर एक सेकंड पार्ट होता है बैक एंड डेवलपमेंट का। इसमें क्या होता है कि सॉफ्टवेयर का वो पार्ट जो यूज़र की मशीन में नहीं चल रहा होता, बैक एंड पे चल रहा होता है सीक्रेटली, जहाँ पे हमारी सिक्योरिटी मेंटेन होती है, उसको हम कहते हैं बैक एंड, ठीक है। ये यूज़र की मशीन में नहीं चल रहा होता, ये सर्वर्स एप्लीकेशन में सर्वर्स के ऊपर चल रहा होता है, ठीक है। इसका ये डेवलप करने के लिए बैक एंड डेवलपर्स इस पे काम करते हैं। फिर डेटाबेसेस का काम है, ठीक है, कि लाइक एक एप्लीकेशन का डाटा हमें स्टोर करने के लिए कोई जगह चाहिए, तो हमारे पास डेटाबेसेस बने बनाए सॉफ्टवेयर, इनको हम यूज़ कर लेते हैं। अब फ्रंट एंड बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बताया था ये लैंग्वेजेस हैं हमारे पास, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, जावा, कोटलिन, स्विफ्ट, C#, ये लैंग्वेजेस हैं जिनके थ्रू हम फ्रंट एंड बना सकते हैं। फिर हमने यहाँ पर कुछ फ्रेमवर्क्स लिखे थे। फ्रेमवर्क क्या होता है कि किसी ने उस लैंग्वेज के अंदर काम कर करके उस चीज़ को डेवलप करने का, मतलब वो लैंग्वेज जिस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है ना, फ्रंट एंड को डेवलप करने के लिए यूज़ की जाती है। फ्रेमवर्क ने क्या किया है, उस लैंग्वेज का बहुत सारा कोड कर करके ना फ्रंट एंड की डेवलपमेंट को आसान किया है, सही है। अब हमने अपना काम आसान करना हो तो हम कोई ना कोई फ्रेमवर्क के साथ मूव ऑन कर जाते हैं, ठीक है। अच्छा, फ्रंट एंड में हमारे पास ये फ्रेमवर्क हैं और ये जिनके साथ हाइफन मैंने लगाया ये लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। फिर इसी तरह बैक एंड डेवलपमेंट की बात आती है, उसमें हमारे पास पाइथन में हम बैक एंड लिख सकते हैं, PHP, Node.js, C#, Ruby, Rail, Nust, इस तरह के बड़े ऑप्शंस होते हैं जिनके अंदर हम किसी भी एप्लीकेशन का बैक एंड पार्ट लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास फ्रेमवर्क होते हैं। फ्रेमवर्क की बात आई है तो क्या मतलब है कि इन्होंने इस लैंग्वेज का कोड करके इस काम को आसान किया है, सही है। तो इसके थ्रू हम बैक एंड डेवलपमेंट कर लेते हैं। फिर डेटाबेसेस की बात करें तो डेटाबेसेस में हम कोई भी, ये सारी डेटाबेसेस हैं, MongoDB, Postgres, MySQL, SQLite, MariaDB, AuroraDB, एक कॉकरोच होती है मतलब इनके नाम थोड़े से हैं, तो कोई भी डेटाबेस आप साथ अटैच कर सकते हो। अब इस सारे आर्किटेक्चर को हम क्या कहते हैं, 3 लेयर्स आर्किटेक्चर, ठीक है, जिसमें 3 लेयर्स है ना, एक फ्रंट एंड है, एक बैक एंड है, एक डेटाबेस है। अब इनमें डिफरेंट तरह के लोग काम कर रहे होते हैं। एक फ्रंट एंड डेवलपर्स की टीम होती है, एक बैक एंड डेवलपर्स की, एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, ठीक है। फिर एक इनके ऊपर टीम लीडर होता है जिसको हम फुल स्टैक डेवलपर कहते हैं, जिसको ये तीनों काम आते हैं, ठीक है, समझ आ गई। अब हमारी एप्लीकेशन चल कैसे रही होती है, लाइक एक हमारा फ्रंट एंड पार्ट है ना एप्लीकेशन का, जिस पे आप उसको देख पा रहे हो, उस पर डाटा आ रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना होता है, फ्रंट एंड से डाटा लेके कहाँ पे पहुँचाना होता है, डेटाबेस के अंदर। जैसे यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स वो कह रहे हैं, आप डाटा फिल करते हो तो वो डाटा आपसे किस लिए लेते हैं, अपने रिकॉर्ड में सेव करने के लिए, ऐसे ही है ना। अब वो क्या करते हैं, फ्रंट एंड से डाटा लेके कहाँ पे शिफ्ट करना होता है उन्होंने, डेटाबेसेस में। अब मैंने आपको बताया था कि हम डायरेक्टली फ्रंट एंड को डेटाबेस से क्यों नहीं मिलाते। लाइक हमारा कनेक्टिविटी क्या होती है कि हम फ्रंट एंड को पहले बैक एंड से कनेक्ट करते हैं, फिर बैक एंड को डेटाबेस से। हम डायरेक्टली फ्रंट एंड को डेटाबेस से कनेक्ट क्यों नहीं करते। हाँ, ये मैंने बताया था आपको, फ्रंट एंड जो है वो यूज़र की मशीन में चल रहा है, ठीक है। जब यूज़र की मशीन में चल रहा है
तो यूज़र तो बड़ा ख़राब बंदा है, सही है। वो जहाँ समझो कोई बैंकिंग एप्लीकेशन है, 1 लाख पड़ा हुआ आपके अकाउंट में, वो फ्रंट एंड उसकी मशीन में चल रहा है, वो कहीं से किसी भी तरह, अगर मेरी तरह थोड़ा टेक्निकल हुआ आपकी तरह, 2 लाख कर लेगा, 10 लाख कर लेगा, ठीक है। यहाँ से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इस वजह से हम डायरेक्टली फ्रंट एंड को डेटाबेस से नहीं मिलाते। हम दरमियान में एक ऐसी लेयर रखते हैं जो यूज़र की मशीन में नहीं चल रही होती। यूज़र की मशीन में सिर्फ ये पार्ट चल रहा होता है, फ्रंट एंड, ठीक है। फिर हम इनके बिटवीन एक लेयर इंक्लूड करते हैं बैक एंड की। ये हमारी सर्वर एप्लीकेशन होती है और हमारा सिक्योरिटी भी सारी यही होती है, ठीक है। हम क्या करते हैं, फ्रंट एंड से आने वाले डाटा को पहले प्रोसेस करते हैं इस बैक एंड के ऊपर और सारी सिक्योरिटी चेक करते हैं। अगर हमारे सारे स्टैंडर्ड्स हमें फुलफिल्ड हो जाएं कि सिक्योर है ये डाटा, जो हमने मांगा था वही है, फिर हम वो डाटा शिफ्ट करते हैं डाटाबेस के अंदर, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ से ही वापस भेज देते हैं, ठीक है। समझ आ गई। जब भी ये डाटा का फ्लो चलना है ना, तो इसी तरह से चलना है। फ्रंट एंड ने बैक एंड को कॉल करना है, बैक एंड ने डाटाबेस को कॉल करना है, सही है। इसी तरह अगर फ्रंट एंड कहते हैं मुझे कोई डाटा डाटाबेस से ला के दो, तो फ्रंट एंड पहले रिक्वेस्ट करेगा बैक एंड से, बैक एंड आके रिक्वेस्ट करेगा, बैक एंड पहले उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा कि जो रिक्वेस्ट मुझे आई है ये वैलिड पर्सन ने की है और क्या वो सही रिक्वेस्ट है भी कि नहीं। अगर सही होगी, सिक्योरिटी फुलफिल्ड होगी, फिर वो आगे रिक्वेस्ट करेगा डेटाबेस को, डेटाबेस उसको डाटा देगी, डेटाबेस किसको डाटा देगी, बैक एंड को, और बैक एंड फिर रिटर्न करेगा फ्रंट एंड को। ये हमारा एक आर्किटेक्चर चलते हैं किसी भी एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। समझ आ गई। अब हमने पाइथन सीखी है तो हम कहाँ पर लाई कर रहे हैं, बैक एंड के ऊपर। तो हमें बैक एंड की डेवलपमेंट को एक्सप्लोर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर मैंने बैक एंड का डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक्सपेंड किया था, ठीक है। अब बैक एंड में मेजर जो पार्ट है वो क्या है कि एक रिक्वेस्ट आनी है, उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट मैंने वो काम करके देना है, सही है। तो बैक एंड के ऊपर ये मैंने एरो बनाया था कि यहाँ से समझो कि हमें रिक्वेस्ट आ गई है, कहाँ से, फ्रंट एंड से, और यहाँ से समझो बैक एंड ने रिस्पॉन्स कर दिया है। अब इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए हमें एक बैक एंड के ऊपर फंक्शन बनाना है। जिस तरह हमने पाइथन में फंक्शंस पढ़े थे ना, डेफ वगैरह, उसमें हमने इसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने हैं। फिर वो जो कह रहा है, मतलब जो भी करने को कह रहा है, उसको पूरा करने की लॉजिक्स लिखेंगे और बाद में रिस्पॉन्स सेंड करेंगे फ्रंट एंड को। अब ये किस किस तरह की लॉजिक्स हमसे कह सकते हैं, रिक्वेस्टिंग कर सकते हैं। ये मुझसे कहेगा डेटाबेस में डाटा सेव करो, मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन के अंदर लॉजिक लिखूँगा कि किस तरह से हम डेटाबेस में डाटा सेव कर सकते हैं, ठीक है। ये फंक्शन ये करने के कैपेबल होगा, ठीक है। फिर फ्रंट एंड रिक्वेस्ट कर सकता है कि किसी पर्सन को ईमेल करो, ठीक है। अब ईमेल करना किसी पर्सन को, ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, ठीक है। इसके लिए फिर हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज यूज़ करते हैं, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स बने बनाए वो यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, अपना काम आसान करने के लिए। उसमें एक सर्विस हम यूज़ करते हैं सेंडग्रेड। ये एक बना बनाया सॉफ्टवेयर है। अब ये एक सॉफ्टवेयर है तो इसकी बात भी कहाँ से शुरू होगी, वहाँ से, सॉफ्टवेयर के लाइफ साइकिल से, फिर डेवलपमेंट के लाइफ साइकिल से, फिर बैकएंड, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर मुझे कोई ऐसी लॉजिक भी लिखनी है जिसके थ्रू वो इस थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से बातें कर सके और मेरा काम अचीव कर सके, ठीक है। फिर फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आ सकती है कि मेरे कार्ड से पेमेंट ट्रांसफ़र करो, तो उसके लिए मैंने बताया था हम क्या यूज़ करते हैं, स्ट्राइप। ये भी एक बना बनाया सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इसके थ्रू हम उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर देंगे। फिर हमें रिक्वेस्ट आ सकती है कोई ऑर्डर प्लेस करने की, ठीक है, फूड पांडा पर, द्रास पर। तो ये ऑर्डर प्लेस करने के लिए हम डॉट की एक लाइब्रेरी है, ये यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स क्यों यूज़ करते हैं, अपने काम को आसान करने के लिए, ताकि जो उन्होंने काम कर दिया वो हमें ना करना पड़े, दोबारा ना करना पड़े, हम उनको यूज़ कर लें, सही है। फिर मैंने बताया था कि फ्रंट एंड एक रिक्वेस्ट आपको भेज सकता है कि ये एक इमेज है, देखो इसमें अगर पर्सन है, फिर इसको डेटाबेस में सेव करो, अदरवाइज ना करो। अब यहाँ पर एआई की कौन सी लेयर आती है, प्रेडिक्टिव एआई, ठीक है, जिसमें देखा जाता था कि ये कैट है या डॉग है, उसमें आइडेंटिफाई किया जाता था ना फीचर्स के थ्रू। तो यहाँ पर फिर होता था कि नहीं होता था, आपको समझाया मैंने सारा प्रेडिक्टिव एआई। अच्छा, तो यहाँ पर फिर हम एक एआई के मॉडल से बातें करते हैं। अब ये इसकी ट्रेनिंग पे मैंने डेप्थ में बात की थी, किस तरह से ये फीचर्स एक्सट्रैक्ट करता है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग किस तरह से काम करती है, ठीक है। ये मॉडल बताता है कि इसमें पर्सन है कि नहीं है। ये एक बना बनाया मॉडल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब बना बनाया मॉडल होगा ना, जैसे चैट जीपीटी, जेमिनाई, अलामा, इस तरह के, इनको हम पिक्चर्स देंगे और इनसे आउटपुट लेके अगर ये कहेंगे हाँ है, पर्सन है, तो उसको सेव कर देंगे डेटाबेस में, अदरवाइज़ इसी तरह वापस भेज देंगे कि नहीं, इमेज नहीं सही, ठीक है।
ये बैकएंड में ये सारे पार्ट्स इंक्लूड होते हैं। अब हम एज अ बैकएंड डेवलपर हमें इन सारी चीज़ों पे ग्रिप हासिल करनी है। लाइक हमें ये फंक्शन लिखना आना चाहिए जिसने ये सारे काम अचीव करने हैं, डेटाबेस से भी बात करनी है और थर्ड पार्टी लाइब्रेरी से भी बातें करनी है। ये सारा काम हमने सीखने हैं। अच्छा, उसके बाद हमने जिस फील्ड में ग्रो करना है ना इनमें से, वो ये पार्ट है एआई की, ठीक है। तो इसका लाइफ साइकिल फिर मैंने एक्सपेंड किया था कि एक मॉडल अगर हम अपना बनाने की तरफ जाएं तो पहला काम क्या होता है, हमें डाटा कलेक्ट करना है, फिर उस डाटा की प्री प्रोसेसिंग होती है, फिर उस प्री प्रोसेसिंग के बाद उसको मॉडल पे ट्रेन किया जाता है, ठीक है, डाटा को, फिर उसकी एंड पे की जाती है फाइन ट्यूनिंग। ये आप लगा लें टेस्टिंग ही होती है एक तरह की, ठीक है। ये एंड पे करते हैं हम। इस तरह से एक ट्रेंड मॉडल हम बना लेते हैं, सही है, जिसे अपने लिए किसी भी प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए, सही है। तो ये हमारे सारे कल के हमने लाइफ साइकिल्स को एक्सपेंड किया था, ठीक है। अब मेजर हमें देखिए ना, अब हम बात कर रहे हैं बैकएंड की, ठीक है। अब हमने बैकएंड पे कहा कि एक फंक्शन हमें लिखना है हमने, जिसने फ्रंट एंड की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है और उसको उसकी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स देना है, सही है, फुलफिल्ड करके। अब वो फंक्शन लिखने के लिए बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं जो आपको हेल्प करती हैं, लाइक फ्रंट एंड की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने की और रिस्पॉन्स भेजने के लिए बहुत सारी डिफरेंट लाइब्रेरीज़ हैं जो आपको हेल्प आउट करती हैं। उनमें मैंने आपको बताया था, यहाँ पे नहीं हमने राइट डाउन किया था, उनमें फास्ट एपीआई है, फ्लास्क है, उसके बाद जेंगो है। ये थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज़ हैं जो आपको वो वाला फंक्शन लिखने में हेल्प आउट करती हैं। ये लिखा था मैंने, सही है। अब इनमें से कोई लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए हमने इस फंक्शन को लिखना है। अब देखो ना, ये फंक्शन ने दो काम करने हैं, एक इसने थर्ड पार्टी लाइब्रेरी से भी बातें करनी है, दूसरा इसने कस्टम लॉजिक भी लिखनी है उसका काम फुलफ़िल करने के लिए। तो ये जो लाइब्रेरीज़ है ना, ये कहती हैं कि आप कस्टम लॉजिक पे गौर करें, ठीक है, उस पर फोकस करें, जो थर्ड पार्टी से बात करनी है ना वो मैं कर लूँ, ठीक है, इतना ये काम आपके आसान कर देते हैं। तो इसमें से हम कौन सा पढ़ने वाले हैं, फास्ट एपीआई, ठीक है। तो इसके लिए आपने फास्ट एपीआई के प्लेटफॉर्म पे आ जाना है, ये इनकी वेबसाइट है ऑफिशियल, इस पर आ जाएंगे। अब इसको लर्न करने से पहले आपको पता होना चाहिए एपीआई क्या है, ठीक है। ये मैंने बताया था कि हमारी एप्लीकेशन चल रही है 3 लेयर्स पे, फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेसेस। अब ये तीनों इंडिपेंडेंट होती है। फ्रंट एंड की एक सेपरेट एप्लीकेशन चल रही होती है, बैक एंड की एक सेपरेट चल रही होती है, डेटाबेसेस एक सेपरेट प्लेस पे चल रही होती है, और ये किसी भी टेक्नोलॉजी में आप बना सकते हैं। लेकिन इनको जो कनेक्ट करना है ना एक दूसरे के साथ, उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स तरीके हैं, ठीक है। लाइक फ्रंट एंड ने अगर बैक एंड से बातें करनी है ना, वो होगी तो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के मैकेनिज्म पर ही, कि फ्रंट एंड रिक्वेस्ट किया करेगा और बैक एंड रिस्पॉन्स। अब इनकी बातचीत करवानी किसने है, प्रोटोकॉल ने, HTTP। इसके लिए हम डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, और हमारे लिए हम यूज़ करें HTTP, ठीक है। अब इसको हम API भी कहते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। लाइक फ्रंट एंड और बैक एंड ने आपस में बात करनी है ना, तो एक ही स्टैंडर्ड तरीका है, उसको हम कहते हैं API। अब ये जो API कॉल करनी है, ठीक है, लाइक API क्या होता है, ये ना कुछ URLs होते हैं, कुछ राउट्स होते हैं, ये हम ही बनाते हैं, सही है। इन राउट्स को हम कॉल करते हैं विद HTTP प्रोटोकॉल, ठीक है। लाइक जो प्रोटोकॉल हम यूज़ करेंगे ना HTTP, ये उन APIs को कॉल करेगा, ठीक है। तो मेजर तो APIs हमने बनाना सीखनी है जिसमें हम ये सारा काम करेंगे, ठीक है। तो अगर हम बैकएंड की बात करें ना, बैकएंड के पार्ट की, तो बैकएंड में जो फंक्शन मैंने लिखा है वो चलना कब है, जब फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आनी है, ऐसे ही है ना। अब या तो मैंने बताया था कि हमारे पास फ्रंट एंड तो हमने सीखा ही नहीं है, या तो उसको पूरा सीखें, ठीक है, फिर हम अपने फंक्शन को टेस्ट कर सकते हैं कि वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। अदरवाइज़ दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है कि अगर हमने फ्रंट एंड नहीं सीखा और हम अपने बैक एंड के फंक्शंस को टेस्ट करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है पोस्टमैन के नेम से, ठीक है। हम इसको यूज़ करते हुए अपने बैक एंड के फंक्शंस को टेस्ट कर सकते हैं, सही है, समझ आ गई। ये आपने जिस तरह VS कोड डाउनलोड किया था ना, उसी तरह इसको भी डाउनलोड करेंगे, फिर इंस्टॉल कर लें, सही है। ये इस तरह का इसका UI होता है। ये कैसे होगा, आप गूगल पर आके लिखोगे
पोस्टमैन डाउनलोड, यहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है विंडोज़ के लिए, ओके। एंड देन इसको फिर उसी तरह जिस तरह VS कोड को इंस्टॉल किया था ना, इसको भी इंस्टॉल कर लेंगे नेक्स्ट 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 करके। अच्छा, ये किस लिए करना है? ताकि मैं अपने जो बैकएंड के फंक्शंस हैं ना उनको टेस्ट कर पाऊँ कि वो सही से चल रहे हैं कि नहीं। मैंने बताया ना, या वो तब भी रन होंगे जब उनको फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आएगी। अब ये रिक्वेस्ट हम अचीव कर सकते हैं थ्रू पोस्टमैन, इसके थ्रू हम वो रिक्वेस्ट इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि फ्रंट एंड का भी हो गया हमारा कि फ्रंट एंड हमने नहीं सीखा तो कोई बात नहीं, हम पोस्टमैन के थ्रू API को कॉल कर लिया करेंगे। अब हमने जो चीज़ समझनी है वो ये है कि लाइक मैं आपको एक API टेस्ट करवाता हूँ, api.github.com /users/dev। अब ये एक API मैंने कॉल की है, ठीक है। अब इसमें दो पार्ट होंगे। API मैं कॉल कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सही है। अब उसका रिस्पॉन्स किस किस शेप का आ सकता है इस पर मैं बात करता हूँ। लाइक ये APIs की ना कुछ टाइप्स होती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी। यहाँ पर एक फ़ाइल बना लें JSON की। अब एक हमने पाइथन के अंदर स्ट्रक्चर पढ़ा था डिक्शनरी। वो कैसे हम बनाते थे, कर्ली ब्रेसेस और इसके अंदर की पेयर वैल्यूज़ होती थी। एक तरफ नेम्स होते थे प्रॉपर्टी के, दूसरी तरफ उनकी वैल्यूज़ होती थी, ऐसे ही है, ऐसे, ठीक है। ये एक डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस शेप का, ये डाटा की शेप है। अब ऐसी APIs जिनको कॉल करने से वो रिस्पॉन्स में आपको इस तरह का डाटा देते हैं, उनको हम कहते हैं REST APIs। क्या कहते हैं? REST APIs। और ये जो स्ट्रक्चर है ना डाटा का, इसको हम कहते हैं JSON। क्या कहते हैं? JSON डाटा, ठीक है। ऐसी APIs जो आपको कॉल करने पे रिस्पॉन्स में JSON डाटा दें, उनको हम क्या कहेंगे? REST APIs, ठीक है। और भी APIs होती हैं, कुछ फाइल्स सेंड करती हैं आपको, कुछ और डिफरेंट टाइप्स के डाटा स्ट्रक्चर्स रिटर्न करते हैं, वो सिंपल APIs होते हैं, उनको हम नॉर्मली सिंपल API कहते हैं ना। मार्केट में जो ट्रेंड लेवल पे चलती हैं वो JSON है, ठीक है। REST APIs, REST API कह रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि वो रिस्पॉन्स में JSON टाइप का डाटा देंगे, डिक्शनरी देंगे, ठीक है। समझ आ गई इतनी आपको? अच्छा, अब यहाँ पर देखो ये API मैंने कॉल की है, सही है। अब इसने मुझे रिस्पॉन्स में क्या दिया है? JSON टाइप का डाटा दिया। तो ये कौन सी API हुई? REST API हुई, सही है। समझ आ गई? अब सेम API हम यूज़ कर रहे हैं पोस्टमैन। मैं पोस्टमैन से कॉल करता हूँ, सही है। आपने सिंपली क्या करना है, API का URL उठा के यहाँ पर इस सर्च बार के अंदर पेस्ट कर देना, और यहाँ से इसके साइड पे ना ये आपको ऑप्शन दे रहा है कुछ मेथड्स के, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, हेड ऑप्शंस। ये क्या है? अब यहाँ पर ना फ्रंट एंड ने बैक एंड को रिक्वेस्ट करनी है, उस रिक्वेस्ट की ना कुछ टाइप्स हैं। लाइक हो सकता है फ्रंट एंड कहे कि मुझे बैक एंड से डाटा मंगवाना है, सही है। ये पहली टाइप की इनकी बातचीत है, सही है। इसको हम कहते हैं, अगर उसने बैक एंड से कोई चीज़ मंगवानी है ना तो वो API कॉल करेगा विद मेथड गेट, सही है। कि मतलब वो मंगवाना चाह रहे हैं ना, तो देखो फ्रंट एंड और बैक एंड की बात किसने करवानी है? API ने। API ने को कॉल किसने करना है? HTTP प्रोटोकॉल ने, ठीक है। कॉल तो हम ही करेंगे लेकिन विद HTTP प्रोटोकॉल करेंगे। अब इस HTTP प्रोटोकॉल के ना 4 मेथड्स हैं। S हम वैसे सिक्योरिटी के लिए लगाते हैं, उसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। इस HTTP के 4 मेथड्स हैं। लाइक ये 4 तरह से आपकी बातचीतें करवा सकते हैं। पहली है गेट। गेट का मतलब क्या है? जब आपने API कॉल करनी है बैकएंड से डाटा मंगवाने के लिए, सही है, तो आप उस API का मेथड कौन, HTTP का कौन सा मेथड यूज़ करोगे? गेट का, ठीक है। फिर एक इसका मेथड होता है पोस्ट। इसका क्या मतलब है? जब आपने बैकएंड को डाटा देना है ना, सही है, तब आपने API कॉल करनी विद HTTP प्रोटोकॉल पोस्ट,
सही है। फिर एक HTTP का मेथड होता है पुट। पुट का मतलब क्या है कि अगर आपने बैकएंड के ऊपर किसी चीज़ को अपडेट करना है ना, तो आप API कॉल करोगे विद मेथड पुट, सही है। और फिर एक लास्ट हमारे पास मेथड होता है डिलीट। इसका क्या मतलब है, जब आपने बैकएंड से कोई डाटा डिलीट करवाना है तो आप API कॉल करोगे विद मेथड डिलीट, सही है। अब यहाँ पर पोस्टमैन के अंदर ना, क्योंकि ये तो API कॉल करनी है फ्रंट एंड ने, सही है, तो फ्रंट एंड ही बताएगा ना उसने गेट की करनी है, पोस्ट की करनी है, पुट की करनी है, डिलीट की करनी है, किस मेथड की API कॉल करनी है। तो यहाँ पर पोस्टमैन आपको यही ऑप्शन दे रहा है कि मेथड आप सेलेक्ट करें, गेट की रिक्वेस्ट करनी है, पोस्ट की करनी है, पुट की करनी है या डिलीट की। ये अदर ऑप्शंस भी हैं हमारे पास, पैच हेड ऑप्शंस, ये हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, ज़्यादा हम यही 4 यूज़ करते हैं, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। इतना समझ आ गया आपको? अच्छा, अब ये मैंने मेथड सेलेक्ट किया, गेट और API दी, सेंड करूँगा तो ये क्या करेगा, ये मुझे नीचे रिस्पॉन्स ला के देगा, सही है। ये इस API को मैंने रिक्वेस्ट की है तो उसने रिस्पॉन्स में ये डाटा मुझे दिया है, सही है। समझ आ गई है कि नहीं आपको? अब अगर मैं API कॉल करता हूँ विद रॉन्ग मेथड, लाइक मैं गेट करना चाह रहा हूँ, अब ये API डिफ़ाइन तो कौन करेंगे, बैकएंड डेवलपर ही डिफ़ाइन करेगा ना, कि इस API के अगेंस्ट कौन। एक्चुअली API कुछ भी नहीं होता, ये ना एक राउट होता है या एक URL होता है जो कॉल करने पे ना आप एक फंक्शन चलाते हो बैकएंड के ऊपर, सही है। अब ये जो URLs है ना, राउट्स हैं, ये डिफ़ाइन बैकएंड डेवलपर ही करते हैं कि इस राउट के ऊपर ये वाला फंक्शन चलेगा, इस राउट के ऊपर ये वाला फंक्शन चलेगा, सही है। इस पर अभी मैं बात करता हूँ, लेकिन अभी के लिए इतना समझें कि API क्या होती है, बस बने बनाए मेथड URLs होते हैं जिनको कॉल करने पे हम कोई ना कोई फंक्शन रन होता है, सही है। अब वो API का वो राउट का मेथड क्या होगा ये भी हम ही डिफ़ाइन करेंगे, सही है, एज अ बैकएंड डेवलपर, कि जो फंक्शन मैंने पाइथन का रन करना है वो किस राउट पे किस मेथड के साथ करने हैं। अब लेट्स सपोज ये जो API है ये मैंने नहीं बनाई, ये किसी की बनी हुई मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब उन्होंने भी इसको कॉल करने पे क्या किया है, कोई फंक्शन रन किया है, ठीक है। अब लेट्स सपोज उन्होंने वो फंक्शन रन किया है गेट के मेथड के साथ इस URL पे। अब अगर मैं पोस्ट की रिक्वेस्ट करूँगा तो क्या होगा, या कोई अदर मेथड यूज़ कर लेता हूँ तो क्या होगा, नॉट फाउंड आ जाए, ठीक है, क्योंकि वो मेथड उनको मिलेगा ही नहीं ना। बैकएंड डेवलपर ने मेथड गेट का किया था इस URL के लिए, तो हम पुट के साथ कर रहे हैं, तो ये काम गलत है, इस वजह से ये नॉट फाउंड कह देगा, ठीक है। समझ आ गई आपको? अच्छा, अब मज़े की बात बताऊँ, हम एक मेथड यूज़ करते हुए एज अ बैकएंड डेवलपर, हम एक मेथड यूज़ करते हुए गेट का, हम देखो हमने तो क्या करना है, उस मेथड के साथ कोई ना कोई फंक्शन रन करना है, उसकी क्या लॉजिक्स है मेथड का, उससे तो कोई लेन देन नहीं है, ऐसे ही है ना। अब लेट्स सपोज मैं बैकएंड पर मेथड गेट यूज़ कर लेता हूँ, फंक्शन के अंदर काम डिलीट वाला कर लेता हूँ, तो कोई बात नहीं, ये वैलिड है, ठीक है। आप एक मेथड के साथ चारों काम कर सकते हो, लाइक आप गेट की APIs बनाते जाओ, काम उसमें क्रिएट, पोस्ट, अपडेट, डिलीट वाला सारा कर लो, कोई इशू वाली बात, लेकिन ये स्टैंडर्ड के खिलाफ है। देखो एक रिक्वेस्ट फ्रंट एंड डेवलपर ने करनी है अपडेट के लिए, आप उसमें काम कर रहे हो डिलीट का, तो ये काम क्या है, गलत है। इस वजह से हम नॉर्मली जिस मेथड की जिस टाइप की बातचीत करनी हो वही मेथड यूज़ करते हैं। अब इतना समझ आ गया आपको API का ये किस तरह से चलती है। अब इस API के ना कुछ पार्ट्स होते हैं, उस पर बात करता हूँ मैं। इस URL को ना आप कॉपी कर लें और यहाँ पे ले जाता हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ पर लोकल होस्ट का भी होगा, इस URL को भी कॉपी करके यहाँ पे ले आए, ठीक है। ये 2 URLs मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये दोनों APIs ही हैं, ठीक है। अब ये हमने सर्च करने लर्न करना है कि ये एक्चुअली क्या है, ये जो URL बन रहा है ना ये क्या है, इसको लर्न करना है। अच्छा इसमें क्या चीज़ है कि देखो फ्रंट एंड एक सेपरेट एप्लीकेशन है, बैक एंड एक
सेपरेट एप्लीकेशन है। अब दो एप्लीकेशंस ने आपस में बात करनी हो तो एक ही स्टैंडर्ड तरीके है API, ठीक है। और API कॉल करनी है भी किसी भी प्रोटोकॉल के थ्रू, HTTP मोस्ट फेमस चल रहा है तो उसके थ्रू हमने इसको कॉल करना है। अब देखो ये जो बैकएंड है ना, बैकएंड की एप्लीकेशन, इसको रिक्वेस्ट करने के लिए, रिस्पॉन्स करने के लिए हमें एक सर्वर बनाना पड़ता है। अब सर्वर क्या होता है, लाइक ये मेरा लैपटॉप है ना, थोड़ा बेसिक से चलते हैं। ये मेरा लैपटॉप है, इसको आपने एक्सेस करना है तो इसकी क्या चीज़ आपको चाहिए। ये चलो और सिंपल करता हूँ। हमें पता है दुनिया में इंटरनेट क्या है, एक मैश है, एक जाल है, सही है, जिसके थ्रू डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्टेड हैं आपस में। अब जब भी कोई डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट करती है तो उसको क्या होता है, एक IP लोकेट हो जाता है, ऐसे ही है ना। अब इस लैपटॉप को आपने एक्सेस करना है ना, आपको इसका IP चाहिए। IP एक यूनिक चीज़ है, लाइक IP कभी भी सेम नहीं होता किसी डिवाइसेस का। हर डिवाइस दूसरी डिवाइस से डिफ्रेंशिएट होती है थ्रू IP, सही है। अब इस लैपटॉप को आपको एक्सेस करना है तो आपको क्या चाहिए, इसका IP एड्रेस चाहिए, ठीक है। अब मेरा जो बैकएंड का कोड है वो चल रहा है इस लैपटॉप के अंदर, सही है। अब ये लैपटॉप बनाया गया है किसके लिए, एक पर्सन के यूज़ के लिए। लाइक इसमें एक कीबोर्ड है ना, मैं काम कर रहा हूँ तो आप साथ नहीं कर सकते। ये मशीन बनाई गई है एक पर्सन को एंटरटेन करने के लिए। अब जबकि मेरा जो बैकएंड की एप्लीकेशन है, इसको कितने लोगों ने यूज़ करना है, मिलियंस की तादाद, बहुत सारे लोगों ने इसको यूज़ करना है। तो मुझे फिर कोई ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि मैं इसको उन सारे लोगों के लिए एक्सेसिबल बना सकूँ, ठीक है। लाइक मेरी एप्लीकेशन लैपटॉप के अंदर चलेगी तो मैं ही चला सकता हूँ, या फिर आप कैसे चला सकते हो इसको, अगर मैं इसको IP आपको दे दूँ फिर आप इसको रन कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ और कोई ऑप्शन नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि अपनी जबकि आपको पता है ना, प्रोडक्शन की जो एप्लीकेशन है, लाइक दराज है, उसको कितने लोग यूज़ करते हैं, वो सारे बैकएंड की एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। अब उन्होंने कोई मैकेनिज़्म ऐसा लगाया होता है कि वो सारे एट द सेम टाइम उस बैकएंड एप्लीकेशन को एक्सेस कर पा रहे होते हैं। अब वो मैकेनिज़्म क्या है, लाइक ये लैपटॉप है, इसको ये एक पर्सन को एंटरटेन के लिए बनाया गया है। अब हमारे पास ना कुछ वर्ल्ड के अंदर मशीन्स होती हैं जिनको हम सर्वर्स कहते हैं, ठीक है। ये मशीन्स ये होते तो लैपटॉप ही हैं, लेकिन ये इस तरह से बनाए जाते हैं कि इन्होंने मिलियंस ऑफ यूज़र्स को एंटरटेन करना होता है। लाइक लैपटॉप ने सिर्फ एक पर्सन को करना होता है एंटरटेन। अगर मैं कर रहा हूँ इसको, इस पे काम, तो सिर्फ मैं ही इसको चला सकता हूँ और ये मुझे आउटपुट दिखा सकते हैं। लेकिन ये जो सर्वर्स होते हैं ना, ये बनाए जाते हैं बहुत सारे लोगों को एट द सेम टाइम उनको एंटरटेन करने के लिए, ठीक है। डेटा सेंटर्स, अच्छा। अब इनमें ऐसी क्या ख़ास बात है कि ये इतने लोगों को मतलब किस तरह से एंटरटेन कर लेते हैं। पहले तो इनको रिसोर्सेज काफ़ी अच्छे प्रोवाइड किए जाते हैं। लाइक मेरे लैपटॉप में 8 GB रैम है, इनमें TB में रैम होती है। मेरे लैपटॉप में NVMe 500 GB है, इसमें टेराबाइट्स में NVMe होती है, सही है। फिर इनका ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे विंडोज़ चल रहा है, इनमें नॉर्मली लिनक्स चलता है और लिनक्स में भी लोग उबंटू इसमें ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर मेरा लैपटॉप एक लिमिटेड टाइम के लिए ऑन होता है, बाद में मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। जबकि ये जो मशीन्स हैं ये 24/7 चलती रहती हैं और ये काफ़ी सिक्योर जगह पर भी हम लगाते हैं क्योंकि इन्होंने 24/7 चलना होता है। और इनकी मेंटेनेंस के लिए हर वो बंदा जो इसकी मेंटेनेंस के लिए चाहिए वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। नेटवर्किंग इंजीनियर, IT इंजीनियर सारे यहाँ पे मौजूद होते हैं। अब क्योंकि ये 24/7 चलता है, सही है, और रिसोर्सेज भी इतने हैवी हैं इसके, तो हम क्या करते हैं, अपनी जो बैकएंड की एप्लीकेशन बनाते हैं ना, बैकएंड की एप्लीकेशन ये शिफ्ट कर देते हैं इस मशीन के ऊपर, सही है। लाइक हमारा फ्लो क्या होगा, ये हमारा लैपटॉप है ना, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, पाइथन का कोड कर रहे हैं। पाइथन को यूज़ करते हुए बैकएंड लिख रहे हैं। हम क्या करेंगे, इस किए हुए काम को एक मशीन में शिफ्ट कर देंगे जिसको हम कह रहे हैं सर्वर के अंदर। अपना पाइथन का कोड हम शिफ्ट कर देंगे सर्वर के लिए। पर्पज़ क्या है कि लैपटॉप में रखूँगा सिर्फ मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अगर सब ने यूज़ करना है तो
सर्वर में भेज देना है, ठीक है। फिर जितने भी लोग होंगे ना, पहले तो यहाँ से यहाँ पे भेज दें। फिर जितने भी मेरे यूज़र्स होंगे, लाइक वो वेब के यूज़र हैं, ठीक है, वो मोबाइल के यूज़र हैं, वो वॉचेस के यूज़र हैं, ठीक है, मतलब जितनी भी टाइप की एप्लीकेशंस होती हैं, उन्होंने अगर बातचीत करनी है ना, मेरी एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट करनी है, तो वो किस वाले पे करेंगे? वो यहाँ पर रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। लैपटॉप पे नहीं रिक्वेस्ट करेंगे, वो सर्वर को रिक्वेस्ट करेंगे जो 24/7 चल रहा है, जिस पे मेरी एप्लीकेशन रन हो रही। तो ये सारे मेरे फ्रंट एंड के यूज़र्स उस सर्वर को रिक्वेस्ट ही करेंगे कि मुझे ये एप्लीकेशन से ये आउटपुट चाहिए। अब ये रिक्वेस्ट करते वक्त क्या क्या, मतलब किस तरह से इस एप्लीकेशन को एक्सेस करेंगे, ये समझना। मैंने आपको बताया हर डिवाइस एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट होती है विद आईपी, सही है। अब आईपी एक ऐसी चीज़ है जो हर बंदे का, हर डिवाइस का यूनिक होता है। आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हो ना, कभी भी किसी दो यूज़र का सेम आईपी नहीं होता, हर बार एक यूनिक होता है। तो डिवाइसेस तो हम एक्सेस कर लेंगे विद आईपी। अब अगर इस सर्वर को मैंने एक्सेस करना है, इस पर अपनी एप्लीकेशन को रन करना है, अब देखो एक ये मेरा लैपटॉप है, इस लैपटॉप से मैंने उस सर्वर को एक्सेस करना है, तो मुझे क्या चाहिए? उसका आईपी, ठीक है। वे डिवाइसेस ने आपस में बातचीत करनी है विद आईपी, सही है। इतना समझ आ गया आपको? तो पहली चीज़ तो इस एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए मुझे क्या चाहिए? इसका आईपी, ठीक है। आईपी के थ्रू डिवाइसेस कनेक्ट हो जाएंगे। दूसरी चीज़, अब लेट्स सपोज यही समझो कि सर्वर जो है वो होते लैपटॉप ही हैं, सही है। अब सर्वर पे रिक्वेस्ट चलेगी विद आईपी के थ्रू। मैंने डिवाइसेस को कनेक्ट कर लिया, अपने लैपटॉप और उस सर्वर को जिस पे मेरा पाइथन का कोड पड़ा है, ये आईपी के थ्रू कनेक्ट होगी। अब उस सर्वर के अंदर देखो, जिस तरह मेरा लैपटॉप है, इसमें मैं कितनी एप्लीकेशंस चला सकता हूँ? बहुत सारी एट द सेम टाइम, ऐसी है ना। इसी तरह हमारा सर्वर है ना, उस पर भी एट द सेम टाइम बहुत सारी एप्लीकेशंस रन हो रही होती हैं, ठीक है। अब हर एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन से डिफ्रेंशिएट कैसे होती है? विद पोर्ट। क्या होता है? पोर्ट नंबर, सही है। लाइक मैंने बताया ना कि डिवाइसेस ने आपस में कनेक्ट करना है विद आईपी। अब उस डिवाइस के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस रन हो रही होंगी। जैसे ये मेरा लैपटॉप है, इसमें गूगल भी चल रहा है, VS कोड भी चल रहा है, पोस्टमैन भी चल रहा है, और डिफरेंट एप्लीकेशंस चल रही हैं। अब हर एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन से डिफ्रेंशिएट होती है विद पोर्ट नंबर, सही है। वो हम आईपी हमारा समझो कोई 4 डिजिट का होता है, 197 पॉइंट इस तरह का कुछ होता है, ठीक है। ऐसे कर लो, ये समझो ये हमारा आईपी है जिसके थ्रू हमने डिवाइस को कनेक्ट कर लिया। अब उस डिवाइस में बहुत सारी एप्लीकेशंस चल रही हैं। मेरा पाइथन में बनी हुई एप्लीकेशन कहाँ पे चल रही है, वो मैं कैसे फाइंड करूँगा? विद पोर्ट नंबर, सही है। मैंने अभी तो बताया ना, हर एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन से डिफ्रेंशिएट होती है विद पोर्ट नंबर। अब एक सिस्टम के अंदर कितनी पोर्ट्स होती हैं बताएं? 65,536, सही है। इतनी पोर्ट्स होती हैं कि आप एप्लीकेशंस रन कर सकते हैं। अब इनमें से कुछ पोर्ट्स होती हैं जो रिजर्व्ड होती हैं, कि आपका लैपटॉप चला है और कुछ एप्लीकेशंस बैकग्राउंड में रन हुई हैं, उन्होंने कुछ पोर्ट्स रिजर्व कर लिए हैं पहले, ठीक है। तो नॉर्मली हम अपनी एप्लीकेशन को 3000 5000 से अबव भी लेके जाते हैं, सही। अब एक चीज़ होगी, इस एप्लीकेशन को अगर मैंने फ्रंट एंड से एक्सेस करना है, एक तो मुझे इस एप्लीकेशन जहाँ पे ये पड़ी है उस डिवाइस का आईपी चाहिए, दूसरा उसका पोर्ट नंबर चाहिए, ठीक है। पोर्ट नंबर कैसे लगता है? आईपी के बाद कॉलन और उसके बाद पोर्ट नंबर, ठीक है। पोर्ट क्या होता है, समझ आ गया? अब समझो ये मेरा लैपटॉप है और वो कंप्यूटर है, सही है। मेरी जो बैकएंड पड़ा है ना, बैकएंड की एप्लीकेशन, वो चल रही है उस कंप्यूटर के अंदर। मैंने उसको एक्सेस करना है, तो कैसे करना है? विद पहले तो इस लैपटॉप को एक्सेस करना है उस कंप्यूटर के साथ, कनेक्ट करना है, तो कैसे करना है? आईपी के थ्रू। अब उस कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस चल रही होंगी, मेरी एप्लीकेशन कहाँ पे चल रही है ये कैसे पता चलेगा? पोर्ट नंबर, ठीक है। मैं अपनी बैकएंड की एप्लीकेशन तक पहुँच गया, सही है। अब मेरी बैकएंड की एप्लीकेशन के अंदर 100 ऑफ फंक्शंस लिखे होंगे, ऐसे ही है ना। लाइक हम एक फंक्शन तो नहीं ना लिखेंगे, फ्रंट एंड से तो बहुत सारी रिक्वेस्टें आएंगी। डाटा क्रिएट करना है, उसका अलग फंक्शन होगा, अपडेट करना है, अलग फंक्शन होगा,
डिलीट करने अलग फंक्शन होगा, सही है। अब हर फंक्शन दूसरे फंक्शन से डिफ्रेंशिएट होता है विद राउट। क्या होता है? विद राउट। यहाँ आईपी के बाद पोर्ट और पोर्ट के बाद फॉरवर्ड स्लैश लगा के हम राउट डिफाइन करते हैं। मैंने बताया ना, हम बैकएंड बनाएंगे ना तो हर फंक्शन का एक राउट डिफाइन करेंगे, उस राउट पे रिक्वेस्ट आने पे वो फंक्शन हम रन करेंगे। तो एक एपीआई कॉल करने के लिए हमें ये 3 चीज़ें चाहिए। एक पहले तो डिवाइस पता होनी चाहिए कि डिवाइस कौन सी है, आईपी पता होना चाहिए। दूसरा, उस डिवाइस में मेरी एप्लीकेशन कहाँ चल रही है, इसके लिए पोर्ट पता होना चाहिए। फिर उस एप्लीकेशन में कौन सा फंक्शन चलाना है, उसका राउट पता होना चाहिए। सही है? समझ आ गई कि नहीं आपको? अब यहाँ पर इस चीज़ को समझो। ये पहला वाला यूआरएल, यहाँ पर HTTP तो मेरा प्रोटोकॉल है जिसने API को कॉल करना है, वो तो स्टैंडर्ड है, वो वैसे ही रहेगा। आगे इसने लिखा है लोकल होस्ट। ये लोकल होस्ट क्या है? ये मेरी लोकल मशीन है। इसका भी IP होता है 127 पॉइंट, अगर यहाँ से मिल ही जाए मुझे, नहीं तो राइट कर लेते हैं। तो ये राइट नहीं करने देगा। ये लोकल होस्ट जो है ना, ये जब आप अपने लैपटॉप के अंदर चला रहे होते हैं एप्लीकेशन को, तो वो लोकल होस्ट पे चल रही होती है। लोकल होस्ट का IP क्या होता है? 127.0.0.1। ये 4 डिजिट्स का होता है IP, ठीक है। उसके बाद कॉलन के बाद ये क्या है? ये पोर्ट नंबर है। उसके बाद ये क्या है? ये क्या है? ये राउट्स है, ठीक है। समझ आ गई आपको? ये क्या है? लोकल होस्ट क्या है? जब हम अपनी एप्लीकेशन को लैपटॉप में चलाएंगे ना, तो उसका जो IP होता है उसको हम लोकल होस्ट कहते हैं, सही है। तो मैंने इस लैपटॉप में अगर किसी एप्लीकेशन को एक्सेस करना है तो पहले तो मुझे इसका IP चलाना है, फिर उसका पोर्ट अपनी एप्लीकेशन का, फिर उसका राउट, सही है। अब यहाँ पर दूसरा URL समझो। दूसरा URL क्या है? यहाँ पर IP और पोर्ट नहीं आपको नज़र आ रहा, यहाँ पे api.github.com आ रहा। यहाँ पे IP कहाँ पे? यहाँ पोर्ट कहाँ पे? सही है। लाइक ये भी तो एक API थी ना, इसको मैंने कॉल किया था, कोई आउटपुट आई थी। अब यहाँ पर IP और पोर्ट कहाँ पे? मैं आपको बताता हूँ। कोई भी एप्लीकेशन है ना, जितनी भी आप प्रोडक्शन की एप्लीकेशन देखते हो, दराज है, फेसबुक है, फूड पांडा है, आपकी यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशंस हैं, ये बनती लैपटॉप के अंदर ही हैं। अब जब तक ये लैपटॉप के अंदर रहती है ना, इनको 1% बस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डिवाइस सिर्फ 1% को इंटरटेन करती है। जब ये बन जाती हैं फिर इनको शिफ्ट किया जाता है सर्वर्स के ऊपर। वो सर्वर के ऊपर आपने रखा है उस अब किसी ने भी उस एप्लीकेशन को चलाना है तो कहाँ से चलाना है? सर्वर से। तो पहले तो उस सर्वर का क्या चाहिए? IP। दूसरा, उस सर्वर में मेरी एप्लीकेशन कहाँ चल रही है, क्या चाहिए? पोर्ट नंबर। तीसरा, राउट। अब ये होता है ऐसे ही है, कोई भी एप्लीकेशन सर्वर पे रखते हो ना, सर्वर आपको 2 चीज़ें देता है, एक IP एक पोर्ट। अब देखो, अगर हमने फेसबुक एक्सेस करनी है, फेसबुक चलानी है, मुझे IP और पोर्ट के थ्रू चलानी पड़े, मेरे ख्याल से मिलियंस ऑफ पीपल तो वैसे ही गिर जाएगी, क्योंकि ये न्यूमेरिक वर्ड्स है ना, ये याद रखने मुश्किल है ह्यूमंस के लिए। तो इसलिए फिर ये प्रॉब्लम था, एक हम सर्वर पे रख रहे थे एप्लीकेशंस को, तो वो तो एक स्टैंडर्ड तरीका है कि IP के थ्रू ही डिवाइस ने कनेक्ट करने और पोर्ट के थ्रू ही एप्लीकेशन एक्सेस होनी। लेकिन ये IP और पोर्ट याद रखना लोगों के लिए मुश्किल बन रही थी, सही है। फिर इसका उन्होंने हल क्या निकाला? उन्होंने इन दी होल वर्ल्ड, उन्हें पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ा सा टेबल बनाया, एक ही, उसको हम कहते हैं DNS टेबल। क्या कहते हैं? DNS टेबल, डोमेन नेम सिस्टम। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि आप एप्लीकेशन रखें अपनी सर्वर के ऊपर, सर्वर आपको 2 चीज़ें देगा, एक IP एक पोर्ट। हम क्या करेंगे? उस IP और पोर्ट को शिफ्ट कर देंगे इंग्लिश लाइक करैक्टर से, सही है। जैसे यहाँ पर आप आओ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ scorvix.versal.app। अब ये एक डोमेन है, सही है। इसके पीछे कितनी चीज़ें हैं? 2, एक IP है, एक पोर्ट है, सही है। उस IP और पोर्ट को हम एंट्री करवाते हैं उसकी DNS टेबल के अंदर। तो DNS क्या करता है कि उस IP और पोर्ट के अगेंस्ट इंग्लिश लाइक करैक्टर्स, आप अक्सर हम डोमेन्स परचेज करते हैं ना, वो क्यों करते हैं? ताकि हम अपनी एप्लीकेशन को ईजिली एक्सेस कर पाएँ, इंग्लिश लाइक करैक्टर से एक्सेस कर पाएँ, जैसे foodpanda.com, ठीक है। अब इसके पीछे 2 ही चीज़ें हैं, IP और
पोर्ट, ठीक है। बस वो आईपी और पोर्ट याद रखना मुश्किल होता है, इसलिए हम डीएनएस में एंट्री करवा के उनको कंपाइल करवा लेते हैं इंग्लिश लाइक वर्ड्स में, ठीक है। और ये पूरी दुनिया का एक ही टेबल है, सही है। अक्सर आप डोमेन्स अपने मतलब जैसे मैं कहता हूँ लहजा.com, अब ये नेम मुझे नहीं मिल रहा होता, क्यों? क्योंकि वो टेबल एक है ना पूरी दुनिया का, वो टेबल में पहले नेम किसी ने लिया होता है, इस वजह से वो आपको इस तरह के डोमेन रेफ़र नहीं करते, आपको नेम चेंज करना पड़ता, सही है। अब आपको पता चल गया आईपी क्या है, पोर्ट क्या है, डीएनएस क्या है, और ये डोमेन्स क्या होती हैं, क्लियर है। और एप्लीकेशन को एक्सेस कैसे करना है किसी भी डिवाइस में सर्वर से, इतना क्लियर है। अब आपने एक एपीआई कॉल करनी है, आपको कितनी चीज़ें प्रोवाइड करनी है ना। एक फ्रंट एंड से आपने बैक एंड को एपीआई के लिए रिक्वेस्ट करनी है, आपने फ्रंट एंड से क्या क्या चीज़ें देनी। पहले तो फ्रंट एंड सेपरेट चल रहा है डिवाइस में, बैक एंड सेपरेट चल रहा है। इन दोनों एप्लीकेशन की बात करवाने के लिए आईपी चाहिए, पहला आईपी, दूसरा उसका पोर्ट नंबर चाहिए बैक एंड पर, तीसरा राउट चाहिए कि उस बैक एंड में से कौन सा फंक्शन चलाना है, सही है, समझ आ गई। और विद मेथड भी बताना है कि उस एपीआई का मेथड क्या हो, और एचटीटीपी के थ्रू ये रिक्वेस्ट हो, समझ आ गई। कि एक एपीआई कॉल करने के लिए 4 चीज़ें हैं, पहला एचटीटीपी मेथड, आईपी, पोर्ट, राउट, सही है, समझ आ गई आपको कि नहीं। ये सारा हमारा एक मैकेनिज़्म होता है जो मेथड डिफाइन करेंगे उसके साथ। ये अभी तो हम पोस्टमैन से कर रहे हैं ना अभी मैंने कोड डेवलपमेंट पे नहीं आया कि एपीआईज बनानी कैसे हैं, ये बनाएंगे हम ही बैक एंड पे, ठीक है। जब हम डिफ़ाइन कर रहे होंगे ना तो हम साथ डिफ़ाइन करेंगे। जैसे अगर मैं आपको फास्ट एपीआई पे थोड़ा सा दिखा ही दूँ, यहाँ पे आओ, ये पता नहीं क्या चीज़ है, यहाँ पे नीचे आओ, नीचे ये देखो, यहाँ पे जब आप बैकएंड के ऊपर फंक्शंस डिफाइन करोगे ना, अब मैंने बताया था फंक्शन कॉल करने के लिए आप साथ एक राउट डिफाइन करोगे, ठीक है, फ्रंट एंड के लिए, क्योंकि उस फंक्शन को कॉल किसने करना है, फ्रंट एंड ने, ठीक है। तो हमें फ्रंट एंड को राउट बताना है कि किस राउट पे वो फंक्शन चलेगा। यहाँ पे देखो @ऐप, इस पर हम बात करेंगे, ये क्या है, हम मेथड बता रहे हैं क्या है, गेट, फिर गेट का मेथड है, ये फंक्शन है, सही है। इसके अंदर बता रहे हैं कि ये वाला जो फंक्शन है ना, ये कॉल तब होगा जब गेट का मेथड होगा और राउट क्या होगा, फॉरवर्ड स्लैश। जब फॉरवर्ड स्लैश विद मेथड गेट के साथ रिक्वेस्ट आएगी तो ये वाला फंक्शन चल जाए। जब फॉरवर्ड स्लैश आइटम्स और आगे आईडी विद मेथड गेट के साथ रिक्वेस्ट आएगी तो कौन सा फंक्शन चलेगा, ये वाला। ये अभी हम डिफ़ाइन करेंगे, ये किस तरह से हम डिफ़ाइन करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, इसमें हमने बात करनी है। लेकिन इतना क्लियर है ना आपको कि एक एपीआई को किस तरह से कॉल करना है और ये एप्लीकेशन किस तरह से रन हो रही होती है, क्लियर है इतना। अच्छा, अब ये नेक्स्ट बात क्या है, अब देखो मैंने बैकएंड लिखना है, अब बैकएंड पे मैंने फंक्शंस बनाए हैं, उन फंक्शंस को कॉल किसने करने हैं, फ्रंट एंड। देखो मैं बैकएंड क्यों लिख रहा हूँ, फ्रंट एंड के लिए, ठीक है, कि फ्रंट एंड को डाटा चाहिए, कभी डाटा उसने भेजना है, कभी मंगवाना है, तो मुझे बैकएंड के ऊपर सारे फंक्शंस डिफ़ाइन करने हैं उसकी रिक्वेस्टों के लिए, ठीक है। अब आप फंक्शंस लिख रहे हो, फ्रंट एंड डेवलपर को कैसे पता चलेगा बैकएंड के ऊपर कौन कौन से फंक्शंस। लाइक फ्रंट एंड डेवलपर अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं, बैक एंड डेवलपर अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं, फ्रंट एंड डेवलपर को कैसे पता चलेगा कि बैक एंड के ऊपर ये एक फंक्शन है जिसका राउट ये है, इसको कॉल करना। या तो बैक एंड डेवलपर क्या करेगा, उसको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देगा कि ये मैंने एक फ़ंक्शन बनाया है, उसका ये राउट है, ये मेथड है, फ्रंट एंड से कॉल कर लो, या तो ऐसे करेंगे। अब सोचो अगर 10-15 फंक्शन हुए तब भी वो टेक्स्ट ही करेगा, या 100 फंक्शन हुआ फिर भी वो टेक्स्ट ही करेगा, ये तो काम ख़राब हो जाएगा ना। फिर देखो अगर 2-3 APIs हो ना, फिर तो हम व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता देंगे कि ये राउट है, ये मेथड है, इसको कॉल करो, ये रिस्पॉन्स आ जाएगा। लेकिन अगर 15, 50, 75 इतनी APIs हमने बनाई, इतने फंक्शंस, तो उनको कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
हमें पूरा डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ेगा, सही है। ये बैकएंड डेवलपर की ज़िम्मेदारी होती है कि उसने सारा बैकएंड लिखा है तो उसको एंड पे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ते हैं कि ये फंक्शंस मैंने बनाए हैं, ये फंक्शन कॉल तब होगा जब राउट ये होगा, मेथड ये होगा। ये सारी डॉक्यूमेंटेशन हम तैयार करते हैं एज अ बैकएंड डेवलपर, ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट फिर हम प्रोवाइड कर देते हैं फ्रंट एंड डेवलपर को, और वो उसको देखते हुए कॉल करते हैं। जब तक हम बना नहीं लेते वो तब तक फ्रंट एंड काम नहीं कर सकते, फ्रंट एंड डेवलपर नहीं, फ्रंट एंड डेवलपर डिज़ाइन बना लेता है सारा कुछ, बैक एंड डेवलपर उतनी देर में अपना बैक एंड डेवलप कर लेते हैं, सही है। फिर वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन देता है फ्रंट एंड। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग आपने क्वेश्चन किया है कि फ्रंट एंड डेवलपर फिर काम किस तरह से करेगा। उसके पास तो बैक एंड से डाटा ही नहीं आएगा, वो कैसे काम करे। इसके लिए ना कुछ लोगों ने, हमारे बड़े बड़े सीनियर्स ने पहले से कुछ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए डमी, समझते हैं डमी, एमी कोई रफ सा डाटा इस तरह रफ APIs बना के रख दी हुई हैं, ठीक है, बनी बनाई। वो कहते हैं कि फ्रंट एंड डेवलपर के पास जितनी देर तक उसकी APIs नहीं देता है बैक एंड डेवलपर, तब तक आप क्या करें, हमारी APIs यूज़ कर लें, अपना फ्रंट एंड टेस्ट कर लेंगे फ्रंट एंड सारा सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। फिर जब बैक एंड डेवलपर आपको अपनी APIs दे तो आप हमारी API से उनको रिप्लेस कर लें, ठीक है। समझ आ गया आपको? अच्छा, अब हम बात कर रहे थे डॉक्यूमेंटेशन की कि एज अ बैक एंड डेवलपर हमें एक डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ेगा जिसमें ये सारी डिटेल्स हमें राइट करनी पड़ेगी, क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या मेथड्स हैं। अब पहला तरीका मैंने बताया, अगर तो 2-3 फंक्शंस होंगे तो हम जस्ट व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर देंगे। अगर 15-20 होंगे या ज़्यादा होंगे फिर हम डॉक्यूमेंट पूरा बनाएंगे। डॉक्यूमेंट कहाँ पे बनाते हैं हम? MS Word, Google Docs पे, यहाँ पे जाके पूरा डॉक्यूमेंट तैयार कर देंगे उसको कि ये फंक्शन है और ये इस मेथड पर इस राउट से कॉल होगा, सही है। या अदर ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन, ये पोस्टमैन है ना, पोस्टमैन। यहाँ पर अगर आप आओ ना, कहाँ गया इसका, चलो इसका साइड बार कहाँ से ओपन होगा, ये हिस्ट्री में आओ। अब यहाँ पे देखो, ये जो पोस्टमैन है आपका, पोस्टमैन का सॉफ्टवेयर, यहाँ पर ये हिस्ट्री में ना वो सारी APIs बता रहे हैं जो मैंने पहले कॉल की हैं, ठीक है। तो ये पोस्टमैन आपको हेल्प कर देता है डॉक्यूमेंटेशन लिखने में। आप क्या करो, इन सब को इंपोर्ट करके या एक्सपोर्ट कर लो यहाँ से, सही है, इन सब को, और ये लिंक सेंड कर दो उसको फ्रंट एंड डेवलपर को। वो यहाँ से आके खुद ही देख लेगा कि ये एक API है, इसको कॉल की है उसने, उसके साथ ये इनपुट भेजी है, ठीक है, और आउटपुट क्या आई है वो यहाँ से देख लेगा। मतलब पोस्टमैन भी आपको हेल्प करता है डॉक्यूमेंटेशन लिखने में कि आप क्या करो, हिस्ट्री अपनी सेंड कर दो फ्रंट एंड डेवलपर को। वो यहाँ से देख लेगा कि ये API जिसने कॉल की हैं किस तरह से की हैं, क्या क्या डाटा भेजा है और क्या रिस्पॉन्स आया, वो खुद ही यहाँ से नोट डाउन कर लेगा, राइट डाउन कर लेगा, सही है। या फिर इनका एक अपना बनी बनाई वेबसाइट भी है पोस्टमैन वालों की, पोस्टमैन डॉक्यूमेंटेशन, ये यहाँ से आप डॉक्यूमेंट से भी राइट डाउन लर्न कर लेंगे कि आप ना क्या करते हो कि वहाँ से सारे हिस्ट्री एक्सपोर्ट करके ना इनकी वेबसाइट पे छोड़ देते हो। ये खुद ही आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करके URL दे देते हैं कि यहाँ पे आपकी डॉक्यूमेंट पड़ा है, वहाँ से ले लें आप, सही है। एक ये हमारे पास ऑप्शन है पोस्टमैन का कि पोस्टमैन के थ्रू डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर लें। फिर एक और ऑप्शन है, उसको हम कहते हैं स्वैगर। क्या कहते हैं? स्वैगर। इसको अगर मैं दिखाऊं, इसका थोड़ा सा UI, इसमें भी आप ये भी एक टूल है जिसमें हम बैकएंड की डॉक्यूमेंटेशन राइट डाउन कर सकते हैं, सही है। अब इसका क्या मैकेनिज़्म है उस पर मैं आपको बात करता हूँ। इसमें यहाँ पर देखो, आप लेफ़्ट साइड पे सारा कोड लिखते हो कि ये मैंने काम किए है। राइट साइड पे ये बता रहा है पोस्ट का मेथड है, /pet का राउट है, इसको कॉल करेंगे तो यहाँ पर ये एक्सपेंड हो जाता है, ये वाला फंक्शन कॉल हो। इसके थ्रू भी हम डॉक्यूमेंटेशन राइट डाउन कर लेते हैं। अगर ये हमारा चल रहा हो तो मैं आपको दिखा दूँ, इसके एडिटर में आओ। ये पोस्टमैन से अच्छा तो ये वाला हो।
हाँ साफ सा नजर आ रहा है, साफ इससे भी आसान हल बताता हूँ। गाइस यहाँ लेफ़्ट पे आप अपनी लिखते रहते हो डॉक्यूमेंटेशन, ये राइट सॉरी अपनी डिटेल्स, और राइट साइड पे आपको इस तरह के ये डिफ़ाइन कर देता है लिंक्स। ये पोस्ट का मेथड है, /pet की रिक्वेस्ट है, और इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा, ये आउटपुट है, इसके थ्रू भी आप कर सकते हो। अब कितने तरीके बताए? 3 बता दिए। पहला यह व्हाट्सएप पे कर दें अगर कम है, दूसरा MS वर्ड यूज़ कर लें या गूगल डॉक्स यूज़ कर लें, तीसरा पोस्टमैन यूज़ कर लें, चौथा स्वैगर यूज़ कर लें। तो ये 4 ऑप्शन हैं, इनके थ्रू जिसमें आपको बेटर लगता है डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर लें। या हम फास्ट API पढ़े हैं ना, फास्ट API आपको बनी बनाई डॉक्यूमेंटेशन भी देते हैं, सही है। मतलब आपने सिर्फ सर्वर लिखना है, बैकएंड लिखना है, ये आपको खुद ही बैकएंड पे आपका डॉक्यूमेंटेशन राइट कर दे। ये भी एक फ़ायदा है फास्ट API में आने का, सही है। समझ आ गई कि नहीं? अब हमने आज क्या अंडरस्टैंड किया है? पहले तो हमने एप्लीकेशंस को देखा ना वो किस तरह से रन होती हैं, और हमने किसी एप्लीकेशन को एक्सेस करना है तो कितनी चीज़ें चाहिए? 2, ठीक है, IP और पोर्ट। पहले IP के थ्रू डिवाइसेस, देखो ये लैपटॉप है ना, सर्वर का मुझे नहीं पता होता वो कहाँ पे पड़ा हो, सही है, लेकिन उसका IP पता होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से वो समझो ये सर्वर है, अब मैंने अपने लैपटॉप से रिक्वेस्ट की तो IP दिया, ठीक है, IP से वो क्या किया, उसने दुनिया में ढूंढता हुआ इस सर्वर तक आ गया। अब इस सर्वर के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस चल रही हैं, उसने किस एप्लीकेशन को रन करना है ये पता चलता है विद पोर्ट। हमने किस एप्लीकेशन को सर्वर पे एक्सेस करना है ये डिफ़ाइन करेंगे विद पोर्ट। फिर उस एप्लीकेशन का कौन सा फंक्शन चलाना है ये डिफ़ाइन करेंगे विद राउट। और ये राउट हम कहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे? बैकएंड, ठीक है।